F1 के लिए जज्बा में आपका स्वागत है, जहां आज हम परिवार द्वारा संचालित शक्तिशाली जेंजर मोटरस्पोर्ट के साथ सड़कों पर धावने के लिए थ्रॉटल को पेश कर रहे हैं। जेंजर सड़कीय जंगल में 30 साल और अब भी मजबूती से रेव कर रहा है। क्या आप सहमत हैं? ये एक मोटरस्पोर्ट चमत्कार है ना? बेहतर तरीके से कहा नहीं जा सकता था विलियम। अंद्रेस जेंजर और उनकी पत्नी एस्थर ने 90 के दशक में इंजन को चिढ़ाया था और अब देखिए FIA फॉर्मूला 3 चैंपियनशिप में विजेता हैं। ध्यान दें, ये एक प्रभावशाली 4 रेसों की जीत की शतरंज है और इस सफलता के बावजूद सभी वाणिज्यिक साझेदारों के बिना यह एक सच्ची पारिवारिक घटना है। वास्तव में 87 में रेसिंग से 99 में टीम के मालिकीकरण तक जेंजर की यात्रा एक रोलर कोस्टर की तरह रही है ना? बिल्कुल सही। स्विट्जरलैंड में स्विफ्ट चेसिस के आयात से शुरू करके फिर बड़े स्तर पर आना, फॉर्मूला रेनो, GP3, FIA, फॉर्मूला 3, इटालियन F4। सूची बहुत लंबी है। और हमें स्विस FFO चैंपियनशिप में उनकी प्रमुखता को भी न भूलें। 8 साल में 6 खिताब। वे बार बार गति निर्धारित कर रहे हैं और ध्वजवाहक झंडा लहरा रहे हैं। और ब्रूनो स्पेंगलर, माइकल अमरमुलर और डानी क्लोज जैसे प्रमुख प्रतिभाओं को उत्पन्न करते हुए जेंजर केवल एक रेसिंग टीम नहीं है, ये एक रेसिंग सितारों की कन्वेयर बेल्ट है। बिल्कुल सही। इसके अलावा यह मैकेनिक और इंजीनियरों के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र भी रहा है। कहना सही होगा कि जेंजर मोटरस्पोर्ट ने रेस ट्रैक और पीछे के कार्यक्रम में कई करियरों को जगाया है। लेकिन बेशक स्विट्जरलैंड में एक रेसिंग टीम चलाना, जहां जीने की लागत उच्च होती है और स्थायी रेसिंग सर्किट की कमी होती है, अपनी खुद की चुनौतियों का एक सेट होता है। सच है, लेकिन टीम ने अपनी सेवाओं को विविधता दी है। जेंटलमैन ड्राइवर्स को समर्थन प्रदान करते हुए और ट्रैक दिनों के लिए सिंगल सीटर्स का रखरखाव करते हुए यह निश्चित रूप से उन्हें रेस में बने रहने में मदद की है। हम भविष्य की ओर देखते हैं। अंद्रेस अगले 3 से 5 वर्षों के भीतर सेवानिवृत्त होने की योजना बना रहे हैं। हालांकि वह गैराज के दरवाजे को पूरी तरह से बंद नहीं कर रहे हैं। नहीं, वह ऐसा नहीं कर रहे हैं। स्विट्जरलैंड में एक रेस ट्रैक बनाने और आगे के पीढ़ी के ड्राइवर्स को मार्गदर्शन जारी रखने के विचार उनके दिमाग में हैं। इस प्रकार जेंजर मोटरस्पोर्ट के 30 साल के सफलतापूर्वक चलने की कहानी सिर्फ पोडियम और पिट स्टॉप्स की नहीं है। यह उत्कृष्टता, सतत परिश्रम और सटीकता के प्रमाण है। यह एक महाकाव्य और अविरत यात्रा रही है, एक वास्तविक रेसिंग कथा। महिलाओं और सभी उपस्थित लोगों, जेंजर मोटरस्पोर्ट एक परिवार द्वारा चलाया जाने वाला टीम जो संस्था बन गई है। स्वागत करते हैं महिलाओं और सभी उपस्थित लोगों। आप F1 के लिए जज्बा में सुन रहे हैं। आपके अपने होस्ट एंजो की जगह मैं जॉर्ज आपके सामान्य होस्ट की जगह पर आ रहा हूं। मेरे साथ हमेशा सूचनापूर्ण ज्ञानी मिस्टर विलियम है। धन्यवाद जॉर्ज। एक और रोमांचकर्मी एपिसोड की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यही तो उत्साह है। अब आप शायद सोच रहे होंगे, मैं यहाँ क्यों हूँ? वेल, हर बुधवार की सुबह हम गियर बदलते हैं और आपको फॉर्मूला 1 की दुनिया में महाकाव्यात्मक और ऐतिहासिक विषयों पर विशेष एपिसोड लाते हैं। और इस बार दोस्तों, ये एक सफर होगा जिसे आप नहीं छोड़ना चाहेंगे। मैं खुद इससे बेहतर नहीं कह सकता था विलियम। अब हमारे निष्ठावान सुनने वालों और नए आगंतुकों, अगर आप हमारी सामग्री पसंद कर रहे हैं तो अब प्यार दिखाने का समय है। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, नोटिफिकेशन घंटी बजाएं और नीचे टिप्पणियों में अपने विचार छोड़ना ना भूलें। हमें अपने दोस्तों, परिवार और रेसिंग प्रेमियों के साथ साझा करें। हर क्लिक हमारे इंजनों को चलाने में मदद करता है। और मुझ पर विश्वास रखें, इस बार आप इसके लिए ड्राइविंग सीट में होना चाहेंगे। बिल्कुल। विषय पर और अधिक विवरण चाहिए? हमारे साथ जुड़े रहें। आज हम उन विषयों पर चर्चा कर रहे हैं जो हमारे दिल के करीब हैं। जेंजर मोटरस्पोर्ट एक परिवार द्वारा संचालित टीम जिसकी अद्भुत यात्रा है। यह एक कहानी है जिसे हम आपको भी रोचक मानते हैं। ये एक प्रेम, समर्पण और रेसिंग के प्रेम का प्रमाण है। पूरी गति के साथ दोस्तों, चलिए डूबते हैं। तो यहां हम हैं 30 सालों के बाद और जेंजर मोटरस्पोर्ट अब भी एक स्वतंत्र परिवार द्वारा संचालित टीम है। यह कितना ताजगी भरा है ना? यह निश्चित रूप से है। एक दुनिया में जहां वाणिज्यिक साझेदारियां सामान्य हैं, एक टीम को अपनी जड़ों पर चलते देखना दिल को भर देता है। बिल्कुल सही। और उनका मोटरस्पोर्ट के प्रति जुनून, विशेष रूप से जूनियर सिंगल सीटर्स के लिए, अब भी उत्साहजनक है। वास्तव में उनका वर्षगांठ सीजन विशेष रूप से उल्लेखनीय था ना? ओह, वास्तव में था।
मध्य ग्रीष्मकाल में लगातार 4 रेस जीते और उन्होंने स्पा फ्रैंकोरचैम्प्स में एक योग्यतापूर्वक FIA फॉर्मूला 3 विजय हासिल की। यह उनकी पहली विजय थी उस स्तर पर जब से यूकी त्सुनोडा ने 2019 में मोन्जा में स्प्रिंट रेस जीती थी। बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है और जो सुना है पैडॉक में बहुत ही धूमधाम था। तुमने सही सुना है। शैंपेन बह रहा था, टीम के सदस्य गले मिल रहे थे, खुशी की आंसू बह रहे थे, सब कुछ था। यहां तक कि प्रतिद्वंद्वी टीमें भी जल्दी से अपनी बधाई देने के लिए तत्पर थीं। और यह दोस्तों मोटर रेसिंग में सौहार्द का प्रमाण है ना? यकीनन है। और अंद्रियास जेंजर की ख्वाहिश बहुत ही सरल है, अच्छी सेहत, मोटर स्पोर्ट में आगे बढ़ना और कुछ पुरस्कार घर लाना, यही है सब कुछ। और इससे अधिक सही कुछ नहीं हो सकता। खेल के प्रति प्यार, प्रतिस्पर्धा के प्रति प्यार, यही है जो इन टीमों को आगे बढ़ाता है और जेंजर मोटरस्पोर्ट इस आत्मा को पूरी तरह से प्रतिष्ठित करता है। बिल्कुल सही। जेंजर मोटरस्पोर्ट के 30 सालों के लिए और आगे और भी बहुत सारे सालों के लिए पूरी गति से आगे बढ़ें। ये दिलचस्प है ना विलियम? एक सफल मौसम के बाद भी हमेशा वह एक पल होता है जो अलग हो सकता था। जेंजर के लिए ऐसा लगता है कि वह मोन्जा में देर से आए सुरक्षा कार है। हाँ जॉर्ज, मोटरस्पोर्ट के अगर यही निकटतम छूट व प्रतिस्पर्धात्मक भावना को उत्तेजित करती है। सच्ची बात है, लेकिन आप जानते हैं मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया गया था जेंजर ने इस यात्रा पर विचार किया है। कितनी अद्भुत है कि इन 30 सालों ने कितनी तेजी से बीत जाएं, उन्होंने कहा। यही उत्साह की बात है जॉर्ज वॉटसन, यह समय को उड़ाने के लिए बना देता है। यकीनन करता है विलियम। और जेंजर मोटरस्पोर्ट के साथ हमेशा परिवार के बारे में ही रहा है। अंद्रेस और उनकी पत्नी एस्थर लॉबर हमेशा खुद ही सब कुछ संभालते रहे हैं। और वे अपनी जड़ों पर अटके हुए हैं ना जॉर्ज वॉटसन? कोई वाणिज्यिक साझेदार, कोई बाहरी निवेशक नहीं, बस थोड़ा सा पुरानी पारिवारिक टीम ही है। बिल्कुल सही है विलियम टर्नर। उनके लिए यह सब जूनियर चैंपियनशिप्स और सिंगल सीटर्स के प्रति प्यार के बारे में है। और अंद्रेस को गाड़ी पर विंडशील्ड वाइपर्स पसंद नहीं है ना? नहीं, वह नहीं है विलियम। एक सच्चे सिंगल सीटर प्रशंसक पूरी तरह से यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है और वह प्रेम चमकता है। जैसा कि होता है जॉर्ज। और यह सब एक ऑन्डी 50 के साथ शुरू हुआ, स्विट्जरलैंड के एकमात्र सर्किट लिग्नियरस में। क्या एक यात्रा रही है। लिग्नियरस में जंगली रेस से शुरू होकर FIA फॉर्मूला 3 चैंपियनशिप के शीर्ष तक जेंजर मोटरस्पोर्ट की यात्रा वास्तव में इतिहास के पुस्तकों के लिए एक रहस्यमय रही है ना विलियम? यह निश्चित रूप से हुआ है जॉर्ज वॉटसन। और यहाँ उनकी कहानी में और भी कई रोमांचक अध्यायों के लिए पूरी गति से आगे बढ़े। ऐसा लगता है कि एंड्रियास जेंजर की सिंगल सीटर्स के प्रति प्यार 1987 में जब उन्होंने एक फॉर्मूला 4 कार में सवार होने का निर्माण किया था, उस समय जगह ली थी। उन्होंने रेसिंग की शुरुआत अपेक्षाकृत देर से उम्र 20 तक की क्योंकि उन्हें इसे आर्थिक रूप से आयोजित करना पड़ा। उनके माता पिता उन्हें आर्थिक रूप से समर्थन करने में सक्षम नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने रेसिंग सपनों को पूरा करने के लिए अपने विद्युत इंजीनियर के पद पर भरोसा किया। यह बस दिखाता है जोश और कठिन परिश्रम आपको बहुत आगे ले जा सकते हैं। बिल्कुल सही। और उन्हें उस समय की प्रेमिका एस्तर का समर्थन भी था जो उनके साथ रही हैं, उन्हें ड्राइवर से रेस टीम में परिवर्तन करने के लिए प्रेरित करती रही हैं। उन्होंने अपने दोस्त अलेन फ्यूज के साथ स्वयं निर्मित फास्टर शास्त्री भी विकसित किया। मैं स्वीकार करता हूं, मुझे फास्टर शास्त्री की अवधारणा पर पूरी जानकारी नहीं है। क्या मैं आपको किसी अन्य विषय पर मदद कर सकता हूं? ओह, बेशक। फास्टर शास्त्री मूल रूप से वह एक प्रकार की सिंगल सीटर कार थी जिसे अंद्रियास और उनके दोस्त अलेन फ्यूज ने विकसित की थी। यह कार ने उन्हें स्विस फॉर्मूला 4 चैंपियनशिप में सतत शीर्ष 3 स्थान प्राप्त करने में मदद की थी, 1990, 91 और 92 में। ठीक है, मैं आपको इसे एक अलग तरीके से समझाऊंगा। फास्टर शास्त्री मुख्य रूप से एक प्रकार की एक सीट वाली कार थी जिसे अंद्रियास और उनके दोस्त अलेन फ्यूज ने विकसित की थी। यह कार ने उन्हें स्विस फॉर्मूला 4 चैंपियनशिप में निरंतर शीर्ष 3 स्थान प्राप्त करने में मदद की थी, जो कि 1990, 1991 और 1992 में हुए। ठीक है, इसे इस तरीके से समझें। यह उन्होंने शाब्दिक रूप से अपनी खुद की रेस कार को शुरू से बनाया, जो उनकी जरूरतों और पसंदों के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई थी। इसका मतलब सिर्फ व्हील के पीछे बैठने से ज्यादा है। यह हर एक भाग को समझने और उसका काम करने के बारे में समझने के बारे में है।
यही था फास्टर शास्त्री का मतलब। हाँ, अब स्पष्ट हो गया। ये काफी प्रभावशाली है ना। वे अपनी रेसिंग यात्रा के हर पहलू में शाब्दिक रूप से हाथों से काम कर रहे थे। बिल्कुल सही। और यही बात जेंजर मोटरस्पोर्ट की कहानी को इतना अद्भुत बनाती है। यह वास्तव में प्यार का एक मेहनती काम है, पूरी गति से। जेंजर के लिए वास्तव में चीजों को बदल देने वाला पल उसके उम्मीदवार 990-92 सीजन के बाद था। उन्होंने फॉर्मूला 3000, पोर्श कप और F3 समेत कई गाड़ियों का परीक्षण किया और वास्तव में फॉर्मूला 3 में आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। फॉर्मूला फोर्ड से काफी बड़ा कदम है यह। वास्तव में, लेकिन आप जानते हैं जो लोग कहते हैं उन अच्छी योजनाओं के बारे में। जेंजर के एक प्रमुख प्रायोजक बिंगेली गैल्वानो उन्हें फॉर्मूला 3 में जाने पर समर्थन नहीं करेगा, लेकिन प्रायोजक ने प्रस्तावित किया कि अगर जेंजर अपनी खुद की रेसिंग टीम शुरू करें तो प्रायोजन को दोगुना कर दिया जाएगा। जेंजर के लिए काफी दुविधा होगी, मुझे लगता है। बिल्कुल सही। लेकिन जैसा कि हुआ, उसने पहले ही 2 स्विफ्ट चैसिस को स्विट्जरलैंड लाने की सौदा कर ली थी, और जब एक पिता ने उससे अपने बेटे के लिए टीम चलाने के लिए आगे आने की बात की तो चीजें सही जगह पर आने लगी। क्या यही था जेंजर मोटरस्पोर्ट की शुरुआत? ठीक है। कुछ महीनों के भीतर जेंजर न केवल एक फॉर्मूला फोर्ड टीम के मालिक बन गए, बल्कि स्विट्जरलैंड के आधिकारिक स्विफ्ट आयातक भी थे, और उन्होंने अपने पहले साल में ही 7 कारें बेच दी। ये बहुत भव्य है। स्विफ्ट ने निश्चित रूप से खुशी महसूस की होगी। ओह, वे खुश थे। जेंजर के अनुसार स्विफ्ट बहुत खुश था, और वैन डायमंड के खिलाफ स्विट्जरलैंड में एक प्रतियोगिता टीम शुरू करने का प्रभाव पूरी तरह से सफल रहा। और जैसे कि कहा जाता है, यह इतिहास है, पूरी गति से आगे बढ़ें। जेंजर मोटरस्पोर्ट ने शानदार शुरुआत की, क्या वे नहीं? उन्होंने अपने पहले सीजन को अपने पहले सिल्वरवेयर के साथ समाप्त किया। हांस पफूटी ने स्विस FF 1800 चैंपियनशिप जीती, और टीम 8 साल में 7 खिताबों के साथ श्रृंगार करने जाएगी। वास्तव में यह 8 वर्षों में 6 खिताब थे, न कि 7। ओह, माफी चाहता हूं। हाँ, आप सही हैं। ये 8 वर्षों में 6 खिताब थे। सुधार के लिए धन्यवाद। चिंता नहीं, ये फिर भी प्रशंसनीय उपलब्धि है। बिल्कुल। जेंजर के बारे में बात करें, उन्होंने पहले तो सोचा था कि नवीनतम 93 के बाद उन्हें और रेस नहीं दौड़नी चाहिए, लेकिन उन्होंने एक आखिरी बार संन्यास से बाहर आकर भविष्य के सौबेर फॉर्मूला 1 ड्राइवर नॉर्बर्टो फोंटाना के साथ मुकाबला करने का निर्णय लिया। ये वाकई ही खेल के प्रति समर्पण है। बिल्कुल। और इससे भी अधिक, जेंजर ने वास्तव में टीम के मालिक के रूप में अपने बुलावे को पाया। पहले 93 के दशक में उन्हें ड्राइवर्स की देखभाल करने में बड़ा आनंद आया, जिनमें से कुछ केवल 16, 17 या 18 साल के थे। यकीनन ये काफी जिम्मेदारी होगी, मैं सोचता हूँ। वास्तव में। लेकिन जेंजर और उनकी टीम ने इस चुनौती के लिए खुद को तैयार किया। वे शुरुआत से ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रेसिंग करने लगे। जर्मनी, फ्रांस और यूं ही इंग्लैंड जाते रहे। यकीनन ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा रही है, क्या नहीं? बिल्कुल सही। सीमाओं को छेड़ते हुए, सीमाओं को तोड़ते हुए, यही है जेंजर मोटरस्पोर्ट की आत्मा, पूरी गति से। जेंजर को अपने याद आता है कि वे 1995 में फॉर्मूला फोर्ड में चल रहे सेटअप को बहुत प्यार से याद करते हैं। उन्हें बहुत मजा आया और टीम काफी सफल रही। फ्रेंच चैंपियनशिप में पोडियम जीतने के साथ साथ 95 में फेस्टिवल में लुसियानो क्रेस्पी के साथ 5वें स्थान पर खत्म हुए। लगता है कि बहुत सारे अच्छे यादें बनी होंगी। बिल्कुल सही। उन्होंने 2000 के साल में मार्क बेंज के साथ जर्मन चैंपियनशिप भी जीती। बेंज, जो अब स्विट्जरलैंड में अपने परिवार के गैराज में काम करते हैं, जेंजर के साथ अपने समय को वास्तव में विशेष मौसम के रूप में याद करते हैं। वे लगभग बिना रुके रेस करने के लिए यात्रा कर रहे थे, ट्रक के पिछले भाग में सो रहे थे भी। यह समर्पण है। मेरी माँ हमेशा कहती थी, जहां इच्छा होगी वहां रास्ता होगा। बिल्कुल सही। और बेन जेंजर की प्रशंसा करते हैं, उन्हें एक वास्तविक पिता के रूप में कहते हैं, जिन्होंने शुरुआत से ही उन पर विश्वास किया। यह अद्भुत है, रेसिंग की दुनिया में जो संबंध और बंधन बनते हैं। वास्तव में। लेकिन चीजें 10वीं दशक के आखिरी दशक के तीर पर बदलने लगी। त्योहारों में कारों की संख्या कम होने लगी और राष्ट्रीय चैंपियनशिप में थोड़ी सी समस्या आने लगी। यह फॉर्मूला फोर्ड की दुनिया में आने वाली चीजों का संकेत था, लेकिन हम उस पर बाद में बात करेंगे। अब जेंजर मोटरस्पोर्ट की अद्भुत कहानी के माध्यम से हमारी यात्रा जारी रखें, पूरी गति से। चलिए थोड़ी देर जेंजर की जीतों के बारे में बात करें। टीम का एक प्रभावशाली इतिहास है। FIA F3 चैंपियनशिप जैसे सीरीज में उन्होंने 2 जीत और 10 पोडियम स्थान प्राप्त किए हैं।
GP3 में उन्होंने ग्लाइड किए हैं, 11 जीते और 26 पोडियम स्थान प्राप्त किए हैं। वास्तव में ये सराहनीय आंकड़े हैं। बिल्कुल। इंटरनेशनल फॉर्मूला मास्टर में उन्होंने 10 जीते और 24 पोडियम स्थान प्राप्त किए हैं। और हम फॉर्मूला रेनो 2.0 यूरो कप को भी नहीं भूल सकते, जहां उन्होंने 16 जीते और 45 पोडियम स्थान प्राप्त किए हैं। हाँ, ये बहुत ही बड़ी गिनती है। उनकी सफलता विभिन्न सीरीज और वर्षों में फैली हुई है। हाँ, और यह सभी नहीं है। उन्होंने इटालियन F-Par सीज, एडाक F-Par और स्पेनिश F-Par जैसी अन्य सीरीज में भी सतत रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है। मुझे खासकर F-Par सीरीज में उनके रिकॉर्ड से उत्साहित होने का मौका मिला है, जहां उन्होंने ग्लानी के चैंपियनशिप में पहले स्थान पर खत्म होकर 11 जीते और 19 पोडियम स्थान प्राप्त किए हैं। ये वाकई उत्साहित होने वाली बात है। बिल्कुल सही। यह टीम की समर्पण और जुनून की प्रतिष्ठा को दिखाता है। बात करते हैं जब फॉर्मूला रेनो एक स्पेक चैंपियनशिप बन गई और तातूस ने तैयार खेलने के लिए एक कार प्रदान की जो 30,000 यूरो से कम कीमत पर थी, तो जेंजर ने किसी भी शंका के बिना इसका फैसला लिया। आते ही मौकों का फायदा उठाना ये सफल टीम की पहचान है। और बेहतर कहा नहीं जा सकता। पूरी गति से आगे बढ़ो। आंद्रे हेफ्टी, रेनो स्विट्जरलैंड में एक निर्णयकर्ता, नील जानी, मार्क बेंज और निको मुलर जैसे युवा स्विस ड्राइवर्स का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। इस समर्थन ने जेंजर मोटरस्पोर्ट को बहुत फायदा पहुंचाया, जिससे उन्हें 2 ड्राइवर्स को तैनात करने और तुरंत फॉर्मूला रेनो 2.0 जर्मन और यूरोपीय चैंपियनशिप में भाग लेने की सुविधा मिली। ये काफी रणनीतिक संघ है ना? वास्तव में 2000 से शुरू होकर जेंजर ने फॉर्मूला रेनो 2.0 के साथ इटली, जर्मनी या फ्रांस जैसे सर्वश्रेष्ठ चैंपियनशिप में भाग लेने का निर्णय लिया। उन्हें वर्ल्ड सीरीज बाय रेनो के संगठन और चैंपियनशिप पैकेज से बहुत प्रभावित हुए। सफलता प्राप्त करने के लिए सही साथी के साथ समरूप होना हमेशा आवश्यक होता है। बिल्कुल। चलिए कुछ उभरते हुए प्रदर्शनों के बारे में बात करें। बेंज और जानी ने 2001 और 2002 में फॉर्मूला रेनो 2.0 यूरो कप में रनर अप की प्रदर्शन की थी। ब्रूनो स्पेंगलर, जो एक DTM चैंपियन बनने जा रहे थे, ने 2002 में फॉर्मूला रेनो 2.0 जर्मनी में रनर अप की प्रदर्शन की थी। जेंजर मोटरस्पोर्ट को प्रतिभा को पोषण करने का एक खास अंदाज लगता है। वास्तव में वे ऐसा जरूर करते हैं। एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि थी जब माइकल अमरमुलर, जिसे रेड बुल ने समर्थन दिया था, ने 2005 में यूरो कप में दूसरा स्थान प्राप्त किया। यह हेलमुट मार्को के साथ एक लंबे सामयिक संबंध की शुरुआत की गई। जेंजर मोटरस्पोर्ट की यात्रा वास्तव में अद्भुत है। बिल्कुल। पूरी गति से आगे बढ़िए। 2003 में जेंजर मोटरस्पोर्ट ने फॉर्मूला रेनो 20 यूरो कप में विस्तार किया, जिसे बाद में फॉर्मूला रेनो 3.5 के रूप में जारी किया गया, जो विश्व सीरीज बाय रेनो छात्रवृत्ति के तहत चलाई जाती थी। सफलता तेजी से मिली। जानी और शार्प ने 2003 और 2004 में टाइटल से बाहर रह गए। ये काफी सफलता की एक लगातार श्रृंखला है जिसे उन्होंने प्राप्त किया है। बिल्कुल। 2009 की तरफ तेजी से बढ़ते हुए जेंजर के पास एक और चैंपियन था, फाबियो लेमर, जिन्होंने छोटे समय के लिए चलने वाले इंटरनेशनल फॉर्मूला मास्टर्स चैंपियनशिप जीती। हालांकि जेंजर ने जीपीट श्रृंखला की संभावनाओं को देखा, जिसे उन्होंने रेनो के समर्थन के कारण एक और व्यावहारिक विकल्प माना। समयबद्धता और रणनीतिक निर्णय लेना महत्वपूर्ण होता है, क्या नहीं? बिल्कुल। पहली जीपीट कार में रेनो इंजन था, जो जेंजर के लिए प्राकृतिक था, क्योंकि वे हमेशा से रेनो के मोटरस्पोर्ट कार्यक्रम के सफल अनुयायी रहे हैं। उन्होंने 2010 में जीपीट में अपना डेब्यू किया। मुझे यह सोचकर बड़ा कदम लगता है। हाँ, और उसमें सफलता भी थी। जीपीट बाद में 2019 में FIA FT चैंपियनशिप में विकसित हुआ। जेंजर ने नोट किया है कि नाम बदलने से शो धमाकेदार हो गया, हालांकि इसके साथ ही खर्चों में वृद्धि हुई। मोटरस्पोर्ट की दुनिया में यह एक सामान्य कहानी है, ऊंची दांव, ऊंचे खर्च। सच है। हालांकि जेंजर को यह पसंद है कि चैंपियनशिप को वित्तीय रूप से संतुलित रखने और खर्चों को नियंत्रण में रखने के लिए किए गए प्रयासों की कदर की जाती है। पूरी गति से आगे बढ़ें। जेंजर मोटरस्पोर्ट को गर्व है कि वह GP3 के पहले दिन से मौजूद रहने वाली 2 अंतिम टीमों में से एक है, जिसके साथ ART ग्रां प्री भी है। यह उनकी सहनशीलता और समर्पण की प्रमाणित है। बिल्कुल सही। सिंगल सीटर्स के प्रवेश स्तर पर जेंजर ने फॉर्मूला 4 में अपनी शुरुआत से ही एक स्थिर मौजूदगी बनाई रखी है। वे फॉर्मूला अबार्थ से ट्रांजिशन करके 2014 में शुरुआती इटालियन F4 सीजन में शामिल हुए।
और 1 साल बाद जब जर्मनी में एडैक F4 शुरू हुई तो उसमें भी शामिल हो गए। वास्तव में उन्होंने बहुत सारे विभिन्न रेस में हिस्सा लिया है। वास्तव में 2012 में एडैक F4 के समापन के बाद जेंजर ने इस सीजन के लिए AF4 सेंट्रल यूरोपीय क्षेत्र चैंपियनशिप में एक कार्यक्रम जोड़ा। उनके ड्राइवर ईथन ईशर ने अंतिम दौर में टीम में रेनो फ्रैंको को पीछे छोड़कर जेंजर को उनके पहले खिताब को सुरक्षित करने में कामयाबी हासिल की, जो मार्को सिबर्ट के 2016 के इटालियन AF4 चैंपियनशिप जीत के बाद इस श्रेणी में जेंजर के लिए पहला खिताब है। उनकी पगड़ी में एक और ऊंचाई। बिल्कुल सही। जीत और भी अद्भुत है क्योंकि सिबर्ट को पूर्व ड्राइवर लुसियानो क्रेस्पी के संपर्कों के कारण अर्जेंटीना में खोजा गया था। सिबर्ट के पास परीक्षण के लिए कोई बजट नहीं था और उनके 3 सीजन में कुल परीक्षण दूरी आज के प्रेमा ड्राइवर के पहले रेस से पहले करते हैं वह शायद समान होगी। यह काफी अद्भुत है। स्पष्ट है कि प्रतिभा और समर्पण बहुत सारी बाधाओं को पार कर सकते हैं। और बेहतर कहा नहीं जा सकता। पूरी गति से आगे बढ़ें। जेंजर के प्रभाव का एक सबूत मार्को सिबर्ट के करियर में देखा जा सकता है। जेंजर के साथ बिताए गए समय की यादें साझा करने के लिए पास आने पर जीटी में अपने करियर को पुनर्निर्माण कर रहे सिबर्ट ने कहा कि जेंजर के साथ होने से उन्हें वह रेसिंग ड्राइवर बनाया है जो वह आज हैं। यह सचमुच महान प्रशंसा है। सिबर्ट जेंजर मोटरस्पोर्ट के साथ बिताए गए समय को खास तौर पर यहां एक दूसरा घर कहते हैं। उन्होंने अंद्रेस जेंजर को अपने दूसरे पिता के रूप में भी संदर्भित किया है। वह उनके साथ 3 साल तक रहे और टीम के हर पहलू में गहराई से शामिल थे। अपनी कार पर काम करते हुए कारखाने में भी काम किया। यह एक स्तर की प्रतिबद्धता है जो आजकल आम नहीं है। यह निश्चित रूप से ऐसा नहीं है। सिबर्ट को यकीन है कि उन्होंने चैंपियनशिप जीतने का कारण सिर्फ इसलिए नहीं था कि वे तेज थे, बल्कि इसलिए कि वे वास्तव में एक टीम के रूप में मिलकर काम करते थे। जैसा कि कहा जाता है, संगठन सपनों को साकार करती है। बिल्कुल सही। लेकिन सिबर्ट ने जेंजर के प्रबंधन शैली के एक कम जाने जाने वाले पहलू को भी दर्शाया है। उन्होंने स्वीकार किया है कि जेंजर अपने ड्राइवर्स पर काफी कठोर होते हैं, खासकर रेस वीकेंड के दौरान। कभी कभी कठोर प्यार के बावजूद सिबर्ट ने जेंजर के तरीकों को अपनी सफलता का महत्वपूर्ण हिस्सा माना है। कभी कभी कठोरता की थोड़ी सी मिश्रण वास्तव में लोगों में सर्वश्रेष्ठता को निकालने में मदद कर सकती है। वास्तव में इसलिए चाहे यह कौशल की सतर्क देखभाल हो, मजबूत टीम गतिविधियों की प्रोत्साहना हो या कठोर प्यार का उपयोग हो, जेंजर मोटरस्पोर्ट की सफलता की कहानी उनके अद्वितीय दृष्टिकोण का प्रमाण है। पूरी गति से आगे बढ़ें। वर्षों से जेंजर के अर्जेंटीना के साथ ही नजदीकी संबंध मजबूत रहे हैं, जहां टीम में वर्तमान में देश से 7 मैकेनिक्स और एक इंजीनियर शामिल हैं। टीम में ऐसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठान को देखना हमेशा प्यारा होता है। वास्तव में जेंजर को अर्जेंटीनियों की टीम में लाए जाने वाले जोश के प्रति एक गहरी प्रेम है। उनके पास मोटरस्पोर्ट के प्रति एक ऐसा प्यार है जो वास्तव में संक्रामक है। बाद में यह खेल में सफलता को आगे बढ़ाने वाला उत्साह ही तो ईंधन है। बिल्कुल सही। एक और गैर यूरोपीय जिसने महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है वह है यूकी त्सुनोडा। यह जापानी ड्राइवर होंडा और रेड बुल के समर्थन के साथ जापानी F4 चैंपियन के रूप में यूरोप पहुंचे। उन्होंने FIA F3 चैंपियनशिप के प्रथम सीजन के लिए पहले ड्राइवर के रूप में घोषणा की थी। त्सुनोडा ने निश्चित रूप से अपनी महत्वपूर्णता साबित की है। उसे गिनती में रखने की जरूरत है। वाकई उसने की है। हालांकि जेंजर स्वीकार करता है कि प्रारंभ में बहुत सारी टीमें त्सुनोडा को हस्ताक्षर करने के इच्छुक नहीं थीं। वह एक अज्ञात जापानी F4 ड्राइवर थे जिन्होंने कभी यूरोपीय ट्रैक पर रेस नहीं की थी। संभावना पर शर्त लगाना हमेशा एक जोखिम होता है, लेकिन जब यह सफल होता है तो यह मीठी जीत होती है। यह सही है। जेंजर याद करते हैं कि जब त्सुनोडा पहली बार शामिल हुए, उनकी शारीरिक ताकत कम थी और वह केवल 5 दौरों का सामर्थ्य रख सकते थे। लेकिन मजबूत प्रशिक्षण के साथ दिसंबर से मार्च तक हर सप्ताह 7 दिन निरंतर त्सुनोडा ने इस बाधा को पार करने की क्षमता प्राप्त की। बहुत ही समर्पण और कठिन मेहनत की बात है। बिल्कुल सही। यह ताकतवर संयोजन की प्रमाणित करती है जिसमें प्रतिभा, कठिन मेहनत और सही मार्गदर्शन का सहयोग होता है। पूरी गति से आगे बढ़ें। त्सुनोडा की पहली मुलाकात कार और टीम के साथ अबू धाबी में पोस्ट सीजन GP3 परीक्षण के दौरान हुई। वह प्रत्येक 3 दिनों के लिए अपने समय के साथ सीधे दिलों को प्रभावित कर दिया। यह एक मजबूत शुरुआत है। वास्तव में
एक और ड्राइवर ऑस्कर पियास्ट्री उसी समय जेंजर मोटरस्पोर्ट के साथ परीक्षण कर रहा था और दोनों हमेशा समान थे। पियास्ट्री को पहले से ही FR2 जीरो यूरो कप में भाग लेने की योजना बना रखी थी, लेकिन त्सुनोडा जेंजर के साथ रहे। ये सदैव रोचक होता है कि इन पहली अनुभवों से ड्राइवरों की यात्राएं कैसे आकार पाती हैं। बिल्कुल सही। जेंजर और उनकी टीम ने यूकी के साथ सब कठिनाइयों का सामना किया, जो एक युवा जापानी लड़के थे जो स्विट्जरलैंड में रहते थे और 50 किलोग्राम से भी कम वजन था। उन्होंने इस पर बड़ा हलचल नहीं मचाई, जो पश्चाताप में एक गलती साबित हो सकती थी, लेकिन वे फॉर्मूला 2 के लिए उसे तैयार करने में उत्कृष्ट काम कर रहे थे। कहा जाता है इसका सबूत खुद में ही होता है। वास्तव में उन्होंने इस परियोजना पर वाकई मेहनत की और यह जेंजर मोटरस्पोर्ट के लिए एक बड़ी सफलता थी। दुर्भाग्य से जीवन में घटनाएं होती हैं और 2020 के लिए रेड बुल ने अपनी निष्ठा हाईटेक की ओर स्थानांतरित कर दी। मोटरस्पोर्ट का दुनिया खुद रेसों की तरह अप्रत्याशित हो सकता है। यह एक तरीका है दोस्त। वाह, यह वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि फॉर्मूला 1 की दुनिया कितनी अद्भुत है ना। इतना सारा जोश, इतनी सारी प्रतिस्पर्धा, इतना सारा एड्रेनालिन, ये बिल्कुल पागलपन है। मेरे प्यारे दर्शकों, आपको कैसा लग रहा है यह सामग्री? मुझे इन अंतर्दृष्टियों को साझा करने में बहुत मजा आ रहा है और मुझे आशा है कि आप भी मजे कर रहे हैं। तो शर्म न करें और हमें अपने विचारों को बताएं। और याद रखें, पेडल को मेटल पर रखें और सफर का आनंद लें पूरी गति से। 1 दशक के करीब रेड बुल के साथ काम करना जेंजर स्वीकार करता है एक आसान कार्य नहीं था। चुनौतियों के बावजूद उनका सहयोग एक महत्वपूर्ण समय तक फलदायी रहा, जबकि टीम का समय FR2 जीरो में था। वह काफी लंबी दौड़ थी। यह निश्चित रूप से थी। हालांकि जैसा कि सभी चीजों के साथ होता है, साझेदारी का अंत हो गया। जेंजर स्वीकार करता है कि वह एक मजबूत व्यक्तित्व हैं जो अपने खुद के फैसलों को लेने पसंद करते हैं, जो अलगाव में भूमिका निभा सकता है। कभी-कभी मजबूत व्यक्तित्व मजबूत टीमें बनाते हैं। यह सही है, लेकिन वे अलग अलग ड्राइवर्स के साथ भी अपनी प्रदर्शन को बनाए रखने में सक्षम रहे और अक्सर रेड बुल के सामने आ जाते थे। उनकी दृढ़ता के बारे में कोई संदेह नहीं है। बिल्कुल सही। एक अंतरराष्ट्रीय मुख्यतः विदेशी ओरिएंटेड टीम के रूप में जेंजर हमेशा अपनी स्विस हेरिटेज पर गर्व महसूस करता रहा है। वे युवा स्विस ड्राइवर्स के उत्साही समर्थक रहे हैं, जिनमें जानी, बेंज, लेमर, मुलर और ग्रेगोयर सॉसी जैसे नाम शामिल हैं। वाकई एक बहुत बड़ी टीम है। हाँ, यह बहुत है। जेंजर मोटरस्पोर्ट से गुजरे हुए 70 से अधिक स्विस ड्राइवर्स की गिनती हुई है, जो उन्हें भी आश्चर्यचकित कर देती है। यह स्विस मोटरस्पोर्ट के लिए एक योगदान है जिसे कम महत्व नहीं दिया जा सकता है। बिल्कुल सही। हालांकि स्विट्जरलैंड से एक रेसिंग टीम चलाना, जो यूरोप में सबसे महंगे स्थानों में से एक है और बिना किसी स्थायी रेसिंग सर्किट के अपनी खुद की चुनौतियों के साथ आता है, लेकिन जैसा कि कहा जाता है, जहां इच्छा होगी वहां रास्ता निकलेगा। पूरी गति से आगे बढ़ें। जेंजर मोटरस्पोर्ट F1 में सॉबेर के साथ स्विट्जरलैंड में केवल 2 वास्तविक और मापदंडित सिंगल सीटर टीम है। देश के आकार को ध्यान में रखते हुए यह बहुत अद्भुत है कि यह कितने अच्छे ड्राइवर्स उत्पन्न कर रहा है। यह देश में प्रशिक्षण की गुणवत्ता और खेल के प्रति जुनून की प्रमाणित है। बिल्कुल सही। सॉबेर की बात करते हैं। जेंजर की टीम को टीम के साथ मजबूत संबंध थे, खासकर जब पीटर सॉबेर कमांड पर थे। उन्होंने हर सहायता की पेशकश की, बस वित्तीय सहायता के अलावा। बेशक पैसे एक संवेदनशील विषय हो सकता है, मुझे लगता है। बिल्कुल बेशक। उज्जवल पक्ष से कहें तो स्विट्जरलैंड में स्थित होने से एक व्यावहारिक फायदा मिलता है। यह यूरोप के हृदय में स्थित है। वे इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और फ्रांस से बस एक छलांग दूर हैं। वास्तव में एक प्रमुख स्थान है। बेशक शक नहीं है, लेकिन सब कुछ गुलाबी नहीं है। स्विट्जरलैंड में स्थित होने के कारण उनका काम स्विस धन के साथ होता है, लेकिन उन्हें यूरो में वेतन मिलता है। इससे उनकी टीम को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा था, जब 2011 में यूरोप में एक महत्वपूर्ण वित्तीय उथल-पुथल हुई थी। मुद्रा विनिमय वास्तव में एक दोहरी काटने वाली तलवार हो सकती है। यह निश्चित रूप से हो सकता है, लेकिन जेंजर मोटरस्पोर्ट ने हमेशा चुनौतियों को पार करने और आगे बढ़ने के बारे में रहा है। और यही दोस्तों इस खेल को इतना रोमांचकारी बनाता है। पूरी गति से 2011 के वित्तीय संकट के दौरान स्विस फ्रैंक की यूरो के प्रति मजबूती ने जेंजर मोटरस्पोर्ट के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती प्रस्तुत की। मैं सोच सकता हूं कि यह काम में बाधा डालने के समान होगा। हाँ, ऐसा हुआ।
फ्रैंक की मजबूती ने यूरो के प्रति 30% तक बढ़ गई। इसने टीम को एक अनिश्चित स्थिति में डाल दिया, जहां उन्होंने सोचा कि वे इसे छोड़ दें। ये वास्तविक रूप से एक आग की परीक्षा जैसा लगता है। बिल्कुल, लेकिन उन्होंने इसे पार किया। हालांकि जीवित रहने का मतलब दोगुनी मेहनत करना था। मोटरस्पोर्ट की दुनिया में ट्रैक के बाहर भी बहुत साहस और संकल्प है, ये स्पष्ट है। वास्तव में कंपनी को समर्थ रखने के लिए उन्हें अपने व्यापार को विविधता देनी पड़ी। उन्होंने जेंटलमैन ड्राइवर्स और उनकी सिंगल सीटर कारों की देखभाल करना शुरू की। यह एक रोचक परिवर्तन है। उनके लिए यह कैसे काम किया? यह अच्छे से काम कर गया। अगर आप उनकी कारखाने पर जाते हैं तो आप उनकी 4 F4 कारें और 3 F3 कारें देखेंगे, लेकिन साथ ही 25 से 30 वन सीटर कारें भी होंगी, जहां वे ट्रैक दिनों के लिए मेंटेनेंस कार्य, पुनर्निर्माण और मरम्मत करते हैं। यह नया व्यापार मार्ग उन्हें 2011 के संकट से निकलने में मदद की। यह उनकी अनुकूलता और सहनशीलता का प्रमाण है। यह सचमुच प्रेरणादायक है। बिल्कुल दोस्त, फॉर्मूला 1 का दुनिया ट्रैक पर होने वाली चुनौतियों के साथ साथ ट्रैक के बाहर की चुनौतियों को भी पार करने के बारे में है। पूरी गति से आगे बढ़ें। वित्तीय माहौल में छोटे व्यापारों के लिए खर्चों पर नजर रखना महत्वपूर्ण है, खासकर वर्तमान वित्तीय माहौल में। जेंजर की टीम को संभवतः सबसे कुशलतापूर्वक होना होगा। कंपनी के वित्तीय पक्ष को संभालने वाली एस्थर इस वर्ष आने वाले सभी बिल्स को देखकर शायद थोड़े और सफेद बाल पाएगी। यह काफी संतुलन की क्रिया लगती है। यह निश्चित रूप से है, लेकिन बिना बाहरी निवेशकों के उन्होंने प्रतिस्पर्धा में बने रहने को संभाल लिया है। वे थोड़े से पुराने पारिवारिक टीम के रूप में कार्य करते हैं। एक अद्वितीय सेटअप है, लेकिन यह उनके लिए काम करता है लगता है। वास्तव में वे काफी छोटे स्तर पर कार्यरत हैं। पिछले 20 वर्षों में 15 से 25 कर्मचारियों की औसत होती है, लेकिन वे बहुत कुशल हैं। काफी सारे लोग डबल ड्यूटी कर रहे हैं। उस आकार की टीम में हर व्यक्ति मायने रखता है। वास्तव में, और यह सिर्फ चालकों को ही लाभ नहीं पहुंचाता है। जेंजर के प्रशिक्षण से युवा श्रेणियों में अपना करियर शुरू करने वाले मैकेनिक और इंजीनियरों के लिए यह एक कदम का काम भी है। एक वास्तविक प्रतिष्ठान जहां प्रतिभा का विकास होता है, ठीक है? यह बिल्कुल सही है। जेंजर मोटरस्पोर्ट के साथ सफलता प्राप्त करने वाले मैकेनिक और इंजीनियरों की सूची शायद चालकों की सूची के बराबर है, और यही एक बात है जो उन्हें गर्व महसूस कराती है। जैसा कि होना चाहिए। इसका मतलब सिर्फ चालकों से ही नहीं होता है, यह तो निश्चित है। बिल्कुल सही है। टीम के हर सदस्य टेबल पर कुछ विशेष लाते हैं। वर्षों से कई चालकों ने टीम को बहुत सारा आनंद दिया है। पूरी गति से आगे बढ़ें। जेंजर मोटरस्पोर्ट से निकले इतने सारे शानदार चालकों ने बहुत सारे चमकदार पल बनाए हैं। उदाहरण के लिए निको मुलर ने 2011 में सिल्वरस्टोन में GP3 में फीचर रेस जीती थी। यह एक अद्वितीय पल था। अरे यार, हाँ, यह एक अच्छी जीत थी, लेकिन इसे एक अद्वितीय पल कहना सचमुच? अच्छा, मैं कहूंगा कि यह निश्चित रूप से उस तरह की घटना मानी जा सकती है। यह एक महत्वपूर्ण जीत थी। महत्वपूर्ण? आप इसे बहुत बड़ा बना रहे हैं। यह तो सिर्फ एक रेस थी। कई और रेस और दूसरे चालक भी उतनी ही अच्छी तरह से काम कर चुके हैं। मुझे लगता है मैं अतिरंजित नहीं हूं। हर जीत का अपना महत्व होता है। यह विशेष रूप से जेंजर मोटरस्पोर्ट के लिए एक यादगार पल था। यादगार पल? मेरे पैर! ऐसा लगता है जैसे आप इसे रोमांटिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक रेस है, कोई परी कहानी नहीं। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? यह सिर्फ रेस के बारे में नहीं है। यह यात्रा, मेहनत और असंभावित पर विजय के बारे में है। मुझे लगता है मैं एक गिलास पानी पी लूंगा। चलो पी लो एक पेय। दोस्तों, मुझे लगता है हमारे यहाँ का दोस्त कभी कभी थोड़ा ज्यादा ही उत्साहित हो जाता है। मेरा मतलब है, जीतें तो महत्वपूर्ण होती हैं, बिल्कुल, लेकिन उन्हें महाकाव्य की तरह बनाना थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा है? क्या आपको लगता है? शायद अगली बार पिट लेन में वह एक सिंघड़े देखें। ठीक है, मैं वापस आ गया। मुझे उम्मीद है कि मैं गए हुए वक्त में कोई सिंघड़े नहीं छूट गए होंगे। अब हम कहां थे? हाँ, मोटरस्पोर्ट की दुनिया में हर ड्राइवर की यात्रा। पूरी गति से आगे बढ़ो। मार्कोस सिबर्ट और टीम के 2022 FIA FF3 ड्राइवर विलियम अलातालो ने जेंजर के साथ ड्राइवर कोच के रूप में काम जारी रखा है। अलातालो को प्रतिस्पर्धी सीट में वापस आने की तत्परता है, लेकिन उन्होंने कहा है कि उन्होंने AF4 वालों को कोचिंग करके बहुत कुछ सीखा है। यह दिलचस्प है। ड्राइवर कोच होने से उसे एक अद्वितीय दृष्टिकोण मिलना चाहिए। सचमुच, पिटवॉल के दोनों ओर जीवन का अनुभव करने के कारण उसे टीम में घर जैसा महसूस होता है। उन्हें यह मान्यता है कि सभी मिलकर केवल ड्राइवर और टीम के लिए सब कुछ अच्छा करने के लिए काम कर रहे हैं। यह वास्तविक रूप से एक सामूहिक प्रयास है। यह सही है, लेकिन पिछले 30 सालों में मोटरस्पोर्ट में बहुत बदलाव हुआ है। यह सुरक्षित,
लोकप्रिय और वाणिज्यिक भी हो गया है। मुझे लगता है कि परिवर्तन अपरिहार्य है। हाँ, ऐसा है। लेकिन जेंजर के अनुसार कुछ ऐसी खेल संबंधित या राजनीतिक खेल संबंधित बातें हैं जो उसे अपनी इच्छाओं के बारे में ज्यादा सोचने पर मजबूर करती हैं। जरूर, मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बता सकता हूं। जेंजर को लगता है कि कुछ खेल संबंधित या राजनीतिक खेल संबंधित मुद्दे हैं जो उनके मन में विचारों को उठाने के लिए प्रेरित करते हैं। ये मुद्दे उन्हें उनके खेल के लक्ष्यों और मूल्यों के साथ मेल नहीं खाते हैं और उन्हें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या वे वास्तव में चाहते हैं। इसके बारे में विचार करने से उन्हें अपने पथ को समझने और निर्धारित करने का मौका मिलता है। उन्हें डर है कि प्रवेश स्तरीय श्रेणियों में बढ़ी हुई पेशेवरी उनके जैसे पारंपरिक संगठनों को निचोड़ रही है। अधिक से अधिक परीक्षण की वजह से खर्चे बढ़ रहे हैं, जबकि फॉर्मूला 1 जूनियर कार्यक्रमों की प्रमुखता और 1 या 2 टीमों के साथ संचालित समर्थित ड्राइवरों का अधिकार छोटे संगठनों के लिए कम अंक छोड़ता है। हाँ, ये छोटे संगठनों के लिए एक संघर्ष है। उन्हें इस बात का सामना करना पड़ता है कि वे बड़े टीमों के सामरिक दबाव के बीच अपनी जगह बनाए रख सकें। यह उनके लिए आधिकारिक और आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण होता है। यकीनन यह एक कठिन पुराना खेल है, लेकिन मोटरस्पोर्ट के प्रति जुनून उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रखता है। पूरी गति से आगे बढ़ो। जेंजर स्वीकार करते हैं कि उन्हें खेल में उन चीजों के बारे में बहुत सोचने की आदत हो गई है जो उन्हें पसंद नहीं है या जिन्हें वे बदलना चाहेंगे। वे अधिक मोटिवेशन और खेल प्रेरित व्यक्ति हैं, व्यापार प्रेरित नहीं। यह एक कठिन स्थिति है, खासकर जब खेल का विकास हुआ है। वास्तव में उन्हें खासकर खेल के चारों ओर घूमते व्यापार से खास पसंद नहीं है। जहां उन्हें अभी भी एक उत्साह मिलता है वह है युवा ड्राइवर्स के साथ काम करना। एक ड्राइवर के साथ जाकर जीत की कोशिश करने की भावना में कुछ खास है। हाँ, वही है जहां असली जुनून होता है, क्या नहीं? बिल्कुल। लेकिन उन्होंने देखा है कि आजकल बहुत सारे ड्राइवर्स को रेस में हिस्सा लेने या रेस जीतने के बारे में सोचने से पहले 10, 15 या अधिक हजार किलोमीटर तक चलने पड़ते हैं। अब यह सिर्फ कठोर प्रतिभा के बारे में नहीं है। बिल्कुल सही। कठोर प्रतिभा अभी भी एक भूमिका निभाती है, लेकिन यह पुराने दिनों की तरह नहीं है। हालांकि इन चुनौतियों के बावजूद उन्हें खेल से प्रेरित होने का जज्बा है और आगे बढ़ना चाहते हैं। यह एक आसान यात्रा नहीं है, लेकिन यह एक प्रेम और समर्पण से प्रेरित यात्रा है। ठीक है, और 30 साल बाद भी जेंजर अपने हेडफोन को स्थायी रूप से छोड़ने के लिए अभी तक तैयार नहीं है, लेकिन उन्हें स्वीकार है कि आगे बढ़ने का समय तेजी से आ रहा है, शायद अगले 3 से 5 सालों के भीतर ही। सभी अच्छी चीजें एक दिन अंत होती हैं। सच्चाई है, लेकिन उस समय तक पूरी गति के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। तो ऐसा लगता है कि इस्थर, जो पहले से ही सेवानिवृत्ति आयु तक पहुंच चुकी है, और जेंजर, जो इससे केवल 3 या 4 साल दूर हैं, अलग अलग नौकरी के उद्देश्यों का विचार कर रहे हैं। वे अभी भी अपने सभी निर्णयों को खुद ही लेते हैं। हर आयोजन के लिए सर्किट पर आने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन वे चाहते हैं। यह बहुत प्रशंसनीय है। उनका खेल के प्रति समर्पण वास्तव में प्रशंसनीय है। बिल्कुल। और जानिए, उन्होंने अभी ही अपने अगले प्रयास में फॉर्मूला 1 कारों को चलाने के लिए एक सौदा किया है। सच में यह काफी बड़ी उछाल है। हाँ, मैं तो बस आपकी टांग खींच रहा था। वे फॉर्मूला 1 में बदल नहीं रहे हैं। वास्तव में वे जीटी कारों को चलाने का विचार कर सकते हैं, जहां पहला सत्र सिर्फ सुबह 10 बजे होता है, जबकि एफ्टोर में पहला सत्र सुबह 8 बजे होता है। अरे वाह, आपने मुझे वाकई उलझा दिया था। हाँ, उसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन एक गंभीर नोट पर उनका समर्पण काफी स्पष्ट है। 60 या 65 साल की उम्र में भी वे अभी भी तैयार हैं कि वे बिना नाश्ता किए 5 बजे सुबह होटल छोड़कर सिल्वर स्टोन में FIA A15 में शामिल हों। यहाँ वाकई कुछ गंभीर प्रेम है। वाह, वे निश्चित रूप से इसे पैसे के लिए नहीं, खेल के प्रेम के लिए ही कर रहे हैं। बिल्कुल सही। जब आप इस खेल में होते हैं तो यह पूरी गति के साथ प्रेम की बात होती है। एक बात निश्चित है, जेंजर कहते हैं कि वे मोटर स्पोर्ट में ही बने रहेंगे। उनके रक्त में ईंधन है और वे मोटर स्पोर्ट के अलावा कुछ और नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्हें अभी भी भविष्य में लेने वाले सटीक दिशा के बारे में अनिश्चितता है। लगता है कि कुछ दिलचस्प संभावनाएं हैं। वास्तव में उन्हें यह भी विचार कर रहे हैं कि वे अब स्विट्जरलैंड में एक रेस ट्रैक बनाने की सोच रहे हैं, क्योंकि अब इसे अनुमति दी जा रही है। हाँ, वह देखने लायक दृश्य होगा। हाँ, वास्तव में। हालांकि उन्होंने जेंजरिंग नामक एक सर्किट के सुझाव को हंसते हुए नकार दिया है, लेकिन वह एक छूटी हुई मौके की संकेत देते हैं। अगर सरकारी नियम मोटर स्पोर्ट पर पाबंदी को 50 साल पहले ही हटा दिया जाता
तो हम पीटर सॉबर, एमिल या वॉल्टर फ्रे, फ्रेडी लियनहार्ड विद लिस्टा जैसे उद्योग के महाशक्तियों को एकत्रित होते हुए एक रेस ट्रैक बनाते हुए देख सकते थे। छूटी हुई मौकों की बात कर रहे हैं, हाँ? बेशक, लेकिन इस खेल में बचना ही सबसे महत्वपूर्ण है और वे 30 सालों से इस हाथी ताल में तैर रहे हैं और फिर भी मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। वास्तव में, जैसा कि जेंजर कहते हैं, कभी कभी उन्हें कठिन समय भी होते हैं, व्यापार के मामले में, निजी जीवन के नहीं, लेकिन उनकी जुनून उन्हें समर्पित रखती है। यह पूरी गति से आगे बढ़ रहा है, यह महत्वपूर्ण है। जेंजर का सिंगल सीटर रेसिंग के प्रति जुनून और सर्किट के प्रति प्यार पैसे के आधार पर नहीं है। यह सब केवल युवा ड्राइवर्स को सिखाने और सर्वश्रेष्ठ संभव काम करने के बारे में है। मोटर स्पोर्ट की दुनिया में एक सच्चा मेंटर। बिल्कुल सही। और जेंजर की टीम एक मरते उद्योग के अंतिम जाति की है। परिवार द्वारा स्वामित्व और प्रबंधित रेसिंग टीम सर्वोच्च स्तर पर प्रतिस्पर्धा करती है। उनकी पुनर्जागरण के रूप में एक विजयी टीम के रूप में यह पूरी तरह से योग्य है। वे यह साबित करते हैं कि टैलेंटवार ड्राइवर्स के साथ बजट के बावजूद भी क्या हासिल किया जा सकता है। वास्तव में यह सिर्फ पैसे या चमकदार कारों के बारे में नहीं है, यह खेल के प्रेम, जुनून और उत्साह के बारे में है। और बहुत सारा प्रतिभा। यह सही है, लेकिन स्पोर्ट्स की दुनिया में जेंजर की यात्रा अभी भी खत्म नहीं हुई है। उनके खून में ईंधन भरा हुआ है और वे उत्सुक हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है। यह एपिसोड अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए बने रहें। हमारे पास आपके लिए और भी कुछ है। आज F1 के लिए जज्बा के साथ इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम फॉर्मूला 1 की दुनिया में जेंजर टीम के जुनून और समर्पण के बारे में उत्साहित हुए हैं। यह बहुत ही रोमांचक रहा है और हमने रास्ते में बहुत कुछ सीखा है। हमें यह पसंद होगा अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आप हमारे भविष्य के एपिसोड को न छू जाएं। आपके समर्थन की मदद से हमें बहुत अद्भुत परिणाम मिलते हैं और हमें एक राज न रखें। अपने दोस्तों, परिवार के सदस्यों और फॉर्मूला 1 प्रेमियों को बताएं। हमारे चैनल को अपने सोशल मीडिया पर शेयर करें, रात के भोजन में या पब में भी। अगर आपने इस सफर का आनंद लिया है तो हमें टिप्पणियों में बताएं। और याद रखें, सफर अभी भी जारी है। हमारे पास हर दिन आपके लिए और भी बहुत कुछ है और हमारी विशेष गुरुवार सुबह की एपिसोड को न छूने का ध्यान रखें। और एक विशेष शाउट आउट एंजो को, जिसे हम जानते हैं कि यह एपिसोड पसंद आएगा। फिर से आप सभी को शामिल होने के लिए एक महान धन्यवाद। हम आपके साथ अगले एपिसोड को साझा करने के लिए बेताब हैं। हाँ, मेरी ओर से भी एक बड़ा धन्यवाद। फॉर्मूला 1 की दुनिया में चक्रव्यूह में जो भी घटित हो रहा है, हमेशा कुछ रोमांचक होता है। तो याद रखें दोस्तों, मेटल पर पेडल दबाएं, सड़क पर अपनी नजर बनाए रखें। हमारे चैनल की सामग्री सोने की तुलना में अमूल्य है।